Welcome back to our channel Nivea Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. 60 डे चैलेंज में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर रखा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है। आज हम बात करेंगे सेकंड क्लास की। तो लास्ट क्लास में हमने थियोरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस स्टार्ट कर दिए थे। 4 टाइप की थियोरी बताई थी, वर्नर थियोरी, वैलेंस बॉन्ड थियोरी, CFT क्रिस्टल फील्ड थियोरी एंड MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। ये 4 टाइप की थियोरी है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वर्नर थियोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे VBT एंड CFT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियोरी एंड जो क्रिस्टल फील्ड थियोरी। ठीक है, आज हम इन 2 थियोरी के बारे में बात करेंगे। लास्ट यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले VBT वैलेंस बॉन्ड थियोरी। सबसे पहले हम बात करें VBT थियोरी दी किसने थी, वैलेंस बॉन्ड थियोरी किसने दी थी। दिस थियोरी वाज गिवन बाय This theory was given by Pauling. Pauling के द्वारा दी गई थी ये वाली थियोरी। This theory is based on this theory is mainly based on magnetic moment measurement. यानी कि जो VBT है वैलेंस बॉन्ड थियोरी है वो पोलिंग ने दी थी और ये मेनली बेस्ड होगी मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट पे। अब हम बात करें इसके अजम्पशन। देखो फर्स्ट होगा इसका अजम्पशन, हमारे पास देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलके बना है मेटल, कैटायन और लीजेंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलके बना होगा मेटल, कैटायन और लीजेंड से। मेटल कैटायन यानी कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे जो इलेक्ट्रॉन को ले पाएंगे, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, जो ये लीजेंड डोनेट करेंगे। इसका मतलब लीजेंड के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, फर्स्ट अजम्पशन होगा मेटल कैटायन शुड हैव vacant sp and d orbital for accommodation of electron। जो हमारे मेटल कैटायन होंगे उनके पास sp या फिर d ऑर्बिटल वैकेंट होने चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर पाए अपने वैकेंट ऑर्बिटल में। जो ये अकोमोडेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे लीजेंड से, यानी कि लीजेंड के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा तभी वो अपने इलेक्ट्रॉन मेटल कैटायन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर पाएगा। ठीक है, इसका मतलब लीजेंड के पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है। तो लीजेंड होंगे हमारे न्यूक्लियोफाइल, ये हम फर्स्ट क्लास में बात कर चुके हैं और ये VBT का भी अजम्पशन है। अब यहाँ पे देखो मेटल के पास तो होंगे वैकेंट ऑर्बिटल, लीजेंड के पास होंगे यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो लीजेंड के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो लोन पेयर को ही डोनेट करेगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। देर यहाँ तक तभी वहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और जो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ये होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये है मेटल लीजेंड। यदि हम कंपाउंड देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोई भी कंपाउंड है उसकी हम बात करें तो हमें जो मेटल और लीजेंड के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखेगी तो सिंपली तो यही होगा। ये तो सिर्फ समझाने के लिए हम करें फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअल में तो हमारा बॉन्ड इस फॉर्म में होगा। ठीक है, इस टाइप से। तो ये इस जैसे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों है, दोनों को ही हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में। तो यहाँ पे कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में डिफरेंस ये है, जो कोवेलेंट होगा वो बॉन्ड बना होगा दोनों के म्यूचुअल शेयरिंग से। दोनों के इलेक्ट्रॉन यानी कि दोनों एलिमेंट कौन से, मेटल और लीजेंड, दोनों के इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा बॉन्ड, वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तो दोनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा और वो उस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो वहां पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन। क्लियर यहाँ तक सबको। तो ये तो हमारे VBT के कुछ पॉइंट्स।
नेक्स्ट हम बात करें कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करें तो यहाँ पे हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन 4 और स्क्वायर प्लेनर में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल की यदि हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगी, एक तो होगी sp3d2 एंड सेकंड होगी d2sp3। दोनों में डिफरेंस क्या है देखने में आपको लग रहा होगा कि एक तो s का ऑर्बिटल है, 3 यहाँ पे p की ऑर्बिटल है, 2 यहाँ पे d की ऑर्बिटल है। सिमिलर यहाँ पे है एक s का 3 p की और 2 d ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन में। बट डिफरेंस ये यहाँ पे जो sp3d2 में जो d ऑर्बिटल यूज हुए हैं वो होंगे आउटर मोस्ट सेल वाले ऑर्बिटल, ठीक है। जो यहाँ पे d ऑर्बिटल यूज होंगे वो होंगे आउटर मोस्ट सेल वाले ऑर्बिटल, और यहाँ पे जो d ऑर्बिटल होंगे वो होंगे इनर मोस्ट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वो आउटर मोस्ट सेल वाले हैं, ये इनर ऑर्बिटल होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी एक यहाँ पे s का ऑर्बिटल होगा, 3 p के होंगे, 2 यहाँ पे d के ऑर्बिटल होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3 और सेकंड होगी sd3, ठीक है। यहाँ पे भी 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगी टेट्राहेड्रल में, या तो होगी sp3 या होगी sd3। sp3 में एक तो s का ऑर्बिटल और 3 यहाँ के p के ऑर्बिटल, और sd3 में एक s का 3 ऑर्बिटल होंगे p के। नेक्स्ट हम बात करें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी dsp2। क्लियर यहाँ तक कि यहाँ पे कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलेगी इन कॉम्प्लेक्सेस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीजेंड्स के बारे में। टू टाइप के होंगे, स्ट्रॉन्ग लीजन एंड वीक लीजन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग लीजन होंगे उनके पास टेंडेंसी होगी पेयरिंग के लिए, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको पेयर करवाने की टेंडेंसी होगी स्ट्रॉन्ग लीजन में। स्ट्रॉन्ग लीजन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएंगे। और वीक लीजन में नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग लीजन वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएंगे, वीक लीजन वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें, ये हमने लीजन की बात की है, अब हम बात करें पैरा एंड डाई, पैरा मैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरा वो होंगे जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और डाया जहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो होंगे हमारा डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और वहाँ यदि किसी भी कंपाउंड में या भी किसी भी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे वो होगा हमारा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और डाया में पेयर्ड होंगे सारे के सारे। क्लियर है? तो ये हमने बात की है पैरा, डाया और लीजेंड्स के बारे में। अब हम बात करें इन मैग्नेटिक मोमेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट्स। मैग्नेटिक मोमेंट में जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यू से, और फॉर्मूला होगा √n × n+2 बोर मैग्नेटोन। ये होगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और यहाँ पे जो n है, n होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए n हमारे पास है 1, इफ n इज इक्वल टू 1 देन मैग्नेटिक मोमेंट होगा 1 इंटू 1 प्लस 2 मोर मैग्नेटोन। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 5। म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2, 3 इंटू 3 प्लस 2, म्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 2 एंड 5 इंटू 5 प्लस 2। इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ से मिलेगा 1.73 बोर मैग्नेटोन। यदि n की वैल्यू हमारे पास 2 है, यानी कि n हमें बताया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 2.87 बोर मैग्नेटोन। यदि n की वैल्यू 3, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 प्रेजेंट होंगे, तो हमारे पास वैल्यू होगी 3.89 और 4 होंगे तो 4.9 बोर मैग्नेटोन और 5 होंगे तो 5.92 बोर मैग्नेटोन। ठीक है, ये होगा। कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली याद रख लेना। n की वैल्यू है 1, तो ये कितना होगा 1.73, 2 है तो 2.87, और जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो हमारे पास वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल है सभी में। क्लियर यहाँ तक सबको? तो कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होगा 1.73, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होगा 2.87। तो आप इस टाइप से इन्हें लिख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। इन वैल्यू को कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, डायरेक्टली याद रखेंगे तो आप डायरेक्टली इन वैल्यू को पुट कर देंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, एक तो होगी ऑर्बिटल मोशन एंड सेकंड होगी स्पिन ओनली मोशन। डी ऑर्बिटल में देखो, जब हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात की थी तो वहां पे हमने ऑर्बिटल मोशन को भी कैलकुलेट किया था और स्पिन ओनली मोशन यानी कि दोनों को ही कैलकुलेट किया था। देन हमने नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैलकुलेट किया था इन दोनों को मिला के। बट यहाँ पे हम बात करें हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। यदि डी ब्लॉक एलिमेंट्स लेंगे तो वहां पे जो ऑर्बिटल मोशन होगा वो क्वेंच हो जाएगा और एल की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्वेंचिंग हो जाएगा ऑर्बिटल मोशन, एल की वैल्यू हो जाएगी 0। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं वो स्पिन ओनली मोशन के लिए कैलकुलेट करते हैं, ऑर्बिटल मोशन के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। ऑर्बिटल मोशन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट हम एफ ब्लॉक एलिमेंट में कैलकुलेट करते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे जो म्यू नेट होगा वो इक्वल होगा म्यू स्पिन ओनली की। सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, एफ की बात नहीं करें हम। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हमारे पास है, मान लीजिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम जिससे हमें पता चलेगा जो रीजन है वो स्ट्रॉन्ग वीक यानी कि वहां पे पेयरिंग कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज जहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 d2 d2 sp3। फर्स्ट एग्जांपल होगा हमारे पास COF6 नेगेटिव, COF6 नेगेटिव। अब यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमारा वीक लीजन होगा, वीक होगा तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, पेयरिंग करवाता है स्ट्रॉन्ग लीजन। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवाएगा। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट होगा 3d7 4s2। यदि इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा x - 6 = -3, x = +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है। तो कोबाल्ट +3 की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 3d6, ये होगा d 1 2 3 4 5 6, ये s है और ये है 4p, ये है 3d6।
ऑर्बिटल। यहाँ पे अब हमारे पास फ्लोराइड है, फ्लोराइड होगा वीक लीजन, वीक लीजन होने की वजह से पेयरिंग नहीं करवाएगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करें कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 है, 6 है तो यहाँ पे 4d भी होगा, ये होंगे 4d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे होगा हमारे पास s p और d2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ तक होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। और यहाँ पे जो d ऑर्बिटल का यूज हुआ है वो हुआ है आउटर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि बाहर वाले जो ऑर्बिटल होंगे 3d वाले काउंट नहीं होंगे, यहाँ पे 4d वाले काउंट होंगे, ठीक है। तो ये होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, सेकंड CONH3 3 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे जो अमीन है, अमीन हमारा न्यूट्रल लीजन है तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही रहेगा 3d6, तो ये तो होंगे हमारे 3d ऑर्बिटल, ये होगा 4s 4p एंड 4d, ये है 4p, ये है 4d ऑर्बिटल। 6 इलेक्ट्रॉन डालने हमने, 6 होंगे ये। अब यहाँ पे जो अमीन है, अमीन हमारा होगा स्ट्रॉन्ग लीजन, स्ट्रॉन्ग लीजन यानी कि ये करवाएगा पेयरिंग। अब पेयरिंग करवाएगा तो यहाँ से इधर ये, तो पेयरिंग करवाने के बाद हमें मिलेगा यहाँ से ये हमें मिला पेयरिंग करवाने के बाद डियर। तो यहाँ पे अब हमारे पास है डी ऑर्बिटल के ये दोनों ऑर्बिटल हमारे पास है वेकेंट है। तो अब की बार इनर मोस्ट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, तो हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी D2sp3, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स की CONH3 इसकी हमारी हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं वो होंगे हमारे इनर मोस्ट ऑर्बिटल वाले, और यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हमारे हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर यहाँ तक सबको। और एग्जांपल देखें यदि हम CrCl6 4 नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, x - 6 = -4, x = +2, यानी कि क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। क्रोमियम की यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सक्टिवेकर, यानी कि 3d5 4s1, यही होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें लेना किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो होगा यहाँ पे 3d4, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा एक यहाँ से जाएगा, हमें मिलेगा 3d4। तो ये होगा 3d ऑर्बिटल 4s 4p एंड 4d। क्लियर। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे पेयरिंग होगी, तो क्लोरीन हमारा वीक लीजन होगा, ये होगा वीक लीजन होने की वजह से यहाँ पे नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई पेयरिंग नहीं होगी, कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कौन से ऑर्बिटल का यूज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है एक तो ये है डी का, ठीक है। तब ये तो हम दे नहीं सकते DsP3D, ये तो होगी नहीं, या तो हमारे पास होगी D2sp3 या फिर होगी sp3d। तो यहाँ पे हमारे पास होगी sp3d। ये होगी sp3d2। ये वाला ऑर्बिटल हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डी ऑर्बिटल है, हमें चाहिए 2, चाहे वो आउटर मोस्ट वाले हो दोनों, चाहे वो इनर मोस्ट वाले हो, हमें एक साइड वाले ही ऑर्बिटल चाहिए। ये नहीं ले सकते कि एक इनर मोस्ट वाला ले लिया एक हमने आउटर मोस्ट वाला ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे होगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी
ये हमारा CR6 है और की 4 माइनस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में, जहां पे टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, ये 2 टाइप की ज्योमेट्री हमें देखने को मिलेगी। इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल होगा COF4 COCl4 2 नेगेटिव। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। x-4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 2 +2। कोबाल्ट का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d7,4s2। कोबाल्ट 2+ का होगा 3d7, यहाँ पे होगा 3d7। क्लियर है? 1 2 3 4, ये होगा 3d4s और ये होगा 4p। यदि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 या फिर sd3, और स्क्वायर प्लेनर है वहां होगी dsp2। अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, क्लोरीन वीक लीजेंड होगा और ये हमारे पेयरिंग नहीं करवाएगा। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस कॉम्प्लेक्स के लिए? हाइब्रिडाइजेशन ये वाली sp3 और sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इस कंपाउंड की। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा निकेल। अब की बार हमने कोबाल्ट की जगह निकेल को ले लिया है 2 नेगेटिव। अब हम निकेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 3d8,4s2। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा x-4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2, यानी कि निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो वो होगा, ये कैंसिल आउट, 3d8, ये होगा 3d ऑर्बिटल 4s एंड 4p। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखो वही क्लोराइड है। क्लोराइड क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास वीक लीजेंड होगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा। पेयरिंग नहीं करवाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन से हम ज्योमेट्री बता रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। ज्योमेट्री से हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का एग्जांपल। नेक्स्ट हम बात करें, कॉपर लिया आपकी बार हमने, कॉपर लिया है। कॉपर का वही ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। ठीक है, तो हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होगी 3d10,4s1 +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। एक यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से हमें मिलेगा 3d9। 1 2 3 4 5, ये 4s है, ये होगा 4p। इलेक्ट्रॉन हमें 9 ऐड करने यहाँ पे, 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वही क्लोरीन है। क्लोरीन हमारा वीक लीजेंड होगा, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। फिर है नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CuNH3,4,2+। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है और हमें बताना है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। क्या है? देखो ये तो हमें दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि या तो टेट्राहेड्रल होगी या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी। ऑक्टाहेड्रल तो होगी नहीं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तब यहाँ पे देखो कॉपर है,
कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1। यहाँ पे देखो x एमीन होगा हमारे पास न्यूट्रल यानी कि 0 इज इक्वल टू +2, तो x होगा +2 के इक्वल, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। +2 के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d9। ये होगा हमारे पास 3d ऑर्बिटल, ये है 4s और ये होगा 4p। ये जो हम ऑर्बिटल बता रहे हैं, ये हम जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे यहाँ पे, ये करेंगे अकॉर्डिंग टू VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग। वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे। ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब देखो यहाँ पे NH3 है, NH3 हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग लीजन, NH3 होगा स्ट्रॉन्ग लीजन और इसका काम होगा पेयरिंग करवाना, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा। बट ये यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हमारे पास, बाकी सबकी तो पेयरिंग हो रखी है, एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो उसकी पेयरिंग वो किसके साथ करवाएगा, इसकी पेयरिंग तो अब नहीं करवा सकता। तो हमारे पास यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहाँ पे हमने बताया कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, टेट्राहेड्रल। बट एक्चुअल में जब यहाँ पे देखो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज क्या है, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। जैसे हम यूवी का यूज करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रो का करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटल देखा, तो इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होगी, इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होगी एक्चुअल में वो होगी स्क्वायर प्लेनर, एक्चुअल में स्क्वायर प्लेनर होगी, ना कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब फिर क्या करें हम, स्क्वायर प्लेनर के लिए तो हमारे पास होगा dsp2, यानी कि एक d ऑर्बिटल होगा यहाँ पे, एक s ऑर्बिटल होगा और 2 यहाँ पे p ऑर्बिटल होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको। अब देखो नेक्स्ट हमने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तो करवा नहीं सकते क्योंकि पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे यहाँ पे कोई। अब इसको हमने यहाँ से उठा के यहाँ भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे p के सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल का यूज किया गया है, एक यहाँ पे वैकेंट होगा, एक वैकेंट होगा, हमने इस इलेक्ट्रॉन का क्या करवा दिया, इसको प्रोमोट करवा के pz में भेज दिया। ये क्या है, px py एंड pz, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करके हमने pz ऑर्बिटल में भेज दिया। अब यहाँ पे भेज दिया, हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे बाकी सबकी पेयरिंग है। अब यहाँ पे d हमारे पास सेकंड है, तो ये हुआ dsp2। अब ये हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करवा के pz ऑर्बिटल में भेज दिया, तब हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2 और इसके अकॉर्डिंग हमारी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। तो एक्सपेरिमेंटल भी हमें यही मिली थी कि इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया और ये क्या होगा, हमारा जो प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाया हमने, ये जो यहाँ पे इस ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो होगी हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी का जो ऑर्बिटल होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे फेल हो जाएगी, यानी कि VBT वो वाला हमारा कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया यहाँ पे। VBT के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आई थी, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने लगाया था इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट किया था, इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे फेल हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमारे पास ये था कि अब यहाँ पे जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये था हमारे पास एक्चुअल में, अब इसको हम प्रोमोट तो नहीं करवा पाएंगे, ये हमारे पास S है, ये P है और ये होगा 4D, 4S 4P एंड 4D। अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी इनकी sp2d, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2d, यानी कि स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी। क्लियर यहाँ तक सबको। तो ये हमने यूज किया है 4s 4p का 2 ऑर्बिटल एंड 4d का 1 ऑर्बिटल।
फिर यहाँ तक इस वाले पी जेड का यहाँ पे यूज नहीं होगा, जो पी जेड का ऑर्बिटल होगा उसका यूज नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल का यूज होगा, पी जेड का नहीं होगा यूज यहाँ पे। और डी ऑर्बिटल में डी एक्स वाई ऑर्बिटल का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। और ये होगा हमारा एस ऑर्बिटल का। तो इससे हमें मिलेगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन की, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वीबीटी की कोई तो लिमिटेशन रही होंगी, तभी आगे हमारे पास नेक्स्ट थियरी आएगी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो इसकी लिमिटेशन क्या है वो देखो। फर्स्ट लिमिटेशन तो होगी यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीजन। स्ट्रॉन्ग लीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, बट इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुड नॉट एक्सप्लेन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीजन, ठीक है। ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्लियर है। और जो हमारे स्ट्रॉन्ग एंड वीक लीजन, इनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट ए स्ट्रॉन्ग लीजन एंड वीक लीजन। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, देखो अब वो तो हमें कर रहे थे कि ये स्ट्रॉन्ग लीजन है, ये वीक लीजन है, यहाँ पे पेयरिंग कर दी, यहाँ पे पेयरिंग नहीं की। बट इसने वो जो हमारे लीजन है वो एक्चुअल में सारे ऑर्डर में नहीं बताए थे कि कौन से वो लीजन होंगे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, कौन से वीक होंगे, कौन पेयरिंग करवाएगा, कौन यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था हमारा वीबीटी, ठीक है। कलर एंड स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स, कुड नॉट एक्सप्लेन कलर एंड स्पेक्ट्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सेस होंगे, उनका कलर और उनका जो स्पेक्ट्रम होगा वो भी ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट हमारे पास है, अभी हमने एक एग्जांपल देखा है कॉपर का NH3 का 4 2 पॉजिटिव, Cu pyridine 4 2 पॉजिटिव एंड कॉपर Cn का 4 2 पॉजिटिव। ये हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स है जिनकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होगी और हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे sp2d। इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थियरी की कुछ लिमिटेशन थी, इन लिमिटेशन की वजह से ही हमारे पास नेक्स्ट थियरी आई क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्लियर। उससे पहले एक बार हम देख लेंगे कि ऑर्बिटल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। जो कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पे देखे हैं जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, तो यहाँ पे जो हमने हाइब्रिडाइजेशन यूज की है उन हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल का यूज होगा वो देख लो एक बार। ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन थी, sp3d2 एंड d2sp3। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास s ऑर्बिटल है p के 3, px py एंड pz, और d में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। इन ऑर्बिटल का यहाँ पे यूज होगा, सिमिलर यहाँ इस दोनों में ही इन्हीं ऑर्बिटल का यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और सेकंड होगी sd3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तब spx प्लस py प्लस pz sd3, यानी कि s ऑर्बिटल का यूज होगा d में dxy प्लस dyz प्लस dzx, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्वेशन होगा। अब हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2d या फिर dsp2। यहाँ पे ऑर्बिटल होंगे s
p के 2 ऑर्बिटल हैं, यानी कि px और py। p जेड यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में, d होगा, और d का भी dx से y, ठीक है, dx से y, सॉरी एक्स वाई नहीं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ऑर्बिटल, ये हमने यहाँ पे बता दिया आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट थियरी CFT। CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी, ये थियरी दी थी, दिस थियरी was given by बेथे एंड वैन ब्लैक। बेथे एंड वैन ब्लैक के द्वारा ये थियरी दी गई थी, ठीक है। अब हम इसके पोस्टुलेट की बात करेंगे। इसके पोस्टुलेट होंगे, फर्स्ट होगा यहाँ पे देखो, CFT से पहले हम CFT पे बाद में आएंगे, एक बार फिर से पीछे का रिवाइज कर लें। हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलके बना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा आपको, जो हमने अभी डिस्कस किया था वहां पे। मेटल कैटायन और लीजेंड से मिलके बना है, ठीक है। और मेटल कैटायन और लीजेंड के बीच में यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन बताई थी हमने, कि यहाँ पे जो मेटल और लीजेंड होंगे उनके बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन एंड लीजेंड। मेटल कैटायन एंड लीजेंड, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा मेटल कैटायन और लीजेंड के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इट इज आयोनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल कैटायन एंड नेगेटिव लीजेंड। मेटल कैटायन और नेगेटिव लीजेंड, यानी कि लीजेंड जो होगा यहाँ पे वो होगा नेगेटिवली चार्ज। इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, या फिर मे बी आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन मेटल कैटायन एंड न्यूट्रल लीजेंड एंड न्यूट्रल लीजेंड। समझ आए? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे या तो आयोनिक बॉन्ड होगा, जो मेटल और लीजेंड है उनके बीच में या तो आयोनिक बॉन्ड होगा या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। जब आयोनिक बॉन्ड होगा वो होगा मेटल कैटायन और लीजेंड, लीजेंड वहां पे लेंगे हम नेगेटिवली चार्ज। और यदि हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन देखेंगे वहां पे, तो वहां पे मेटल कैटायन के साथ होगा न्यूट्रल लीजेंड, यानी कि लीजेंड डिफरेंट होगा, या तो नेगेटिवली चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल होगा। नेगेटिवली चार्ज है तो होगा आयोनिक बॉन्ड, और न्यूट्रल है तो वहां पे होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, बट CFT के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास मेटल कैटायन है, ये यहाँ पे ये होंगे इनके साथ लीजेंड, ठीक है। ये मेटल कैटायन है और मेटल कैटायन के साथ जो लीजेंड लगे हम मान लीजिए वो हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज, या फिर हम इसका एग्जांपल लें कॉपर 3 पॉजिटिव, यहां पे हमने ले लिया क्लोराइड, तो नेगेटिवली चार्ज होंगे ये लीजेंड, ठीक है। कॉपर हमारी क्या है, एक मेटल है, और मेटल कैसे यहाँ पे कैटायन फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है +3, तो ये हो गया हमारे पास मेटल कैटायन,
मेटल कैटायन की फॉर्म में है, ठीक है। ये होंगे यहाँ पे लीजन क्लोरीन, और ये किस फॉर्म में है, नेगेटिव चार्ज में, यानी कि लीजन होंगे यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज लीजन है यहाँ पे। तो ये इन दोनों के बीच के हम बॉन्ड की बात करेंगे, मेटल कैटायन और नेगेटिवली चार्ज के बीच की बात करेंगे हम, तो वो होगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में आयोनिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करें नेक्स्ट, हमारे पास है क्रोमियम NH3 पॉजिटिव, ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारे पास है। इसको हम यदि लिखें NH3 NH3 ये होगा हमारे पास है, और यहाँ पे है 3 पॉजिटिव। यदि हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो +3 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है मेटल कैटायन, और साथ में मेटल कैटायन के साथ में यहाँ पे कोई न्यूट्रल लीजन है, अमीन हमारा न्यूट्रल लीजन होता है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा, जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, वो होगी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्लियर यहाँ तक सबको? कैसे है देखो, ऊपर वाले एग्जांपल में हम बात करें, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन बनाते हैं, वो बॉन्ड होगा हमारा आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पे अमीन है हमारे पास, ये है क्रोमियम, क्रोमियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये है अमोनिया। अब ये हमारे पास है न्यूट्रल, इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास चार्ज नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये हमारे पास अमीन है, अमीन में जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, इनमें से हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के पास जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा इसके पास है नेगेटिव और इनके पास होगा पार्शियल पॉजिटिव। ये जनरेट करेगा हमारा ये वाला आयन, ठीक है। ये वाला आयन यहाँ पे जनरेट करेगा, इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ये होगी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर यहाँ तक है? यानी कि CFT के अकॉर्डिंग यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड होगा या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि जो हमारे पास d ऑर्बिटल होगा उसको हम अब स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, स्प्लिटिंग करने से पहले देखो, ये हमारे पास है मेटल कैटायन और ये हमारे पास है लीजन। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे जैसे हम लीजन को मेटल कैटायन के पास लेके आएंगे, जैसे जैसे से पास लेके आएंगे हम लीजन को, मान लीजिए अब यहाँ पे लेके आए, फिर यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक एलिमेंट A है, ये एलिमेंट B है। इलेक्ट्रॉन इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास क्या है, न्यूक्लियस भी होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस भी होगा दोनों के पास। अब यहाँ पे हम बात करें A एलिमेंट का न्यूक्लियस और B का न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज होंगे, रिपल्शन होगा। अब हम बात करें इस पॉजिटिव यानी कि A एलिमेंट का न्यूक्लियस और B एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बात करेंगे तो यहाँ पे होगा अट्रैक्शन। सेम यहाँ पे भी यदि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, एलिमेंट A और एलिमेंट B, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का वो अट्रैक्शन देखेंगे, इंट्रैक्शन देखेंगे, तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिवली चार्ज होंगे, सेम चार्ज होने की वजह से यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका B एलिमेंट का पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या देगा, अट्रैक्शन देगा। इसी टाइप से देंगे। अब यहाँ पे आओ, लीजन के पास लोन पेयर है, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, इतना सबको पता है। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे कि जैसे जैसे रीजन को हम इसके डिस्टेंस कम करते जाएंगे, इसको मेटल के पास लेके आएंगे, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा, मेटल और लीजन के बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे,
कि जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होंगे और लीजन, अब ये नहीं है कि मेटल कैटायन है यानी कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं कि बिल्कुल ही खाली है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट ऑर्बिटल है, साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है और लीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे मेटल और लीजन दोनों यहाँ पे पास आते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि सेम चार्ज के होंगे वो रिपल्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा एक पॉइंट पे आने के बाद, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। इतना समझ आया? यहाँ पे रिपल्शन होने के बाद क्या होगा, एट इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन, सॉरी रिपल्शन, जितनी हमारी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा यानी कि जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर हम बात करेंगे तो इनकी जितना अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में उतना ही ज्यादा यहाँ पे रिपल्शन होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। अट्रैक्शन between metal cation and lesion is equal to repulsion between metal cation and lesion, यानी कि जितना इनमें अट्रैक्शन होगा इतना ही रिपल्शन भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट पे आने के बाद की बात करें हम, ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे और यहाँ पे है तो भी यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, एक पॉइंट पे आने के बाद कह रहे हैं कि दोनों को पास लेके आए, वहां पे अब जितना यहाँ पे अट्रैक्शन है उतना ही यहाँ पे रिपल्शन भी होगा, दोनों इक्वल होंगे। अट्रैक्शन भी मेटल कैटायन और लीजन के बीच में अट्रैक्शन और मेटल कैटायन और लीजन के बीच में रिपल्शन, दोनों ही यहाँ पे सेम होंगे। जैसे जैसे यहाँ पे अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करें हम, जैसे जैसे अट्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज करेगा मेटल कैटायन और लीजन के बीच में तो रिपल्शन भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा, रिपल्शन भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ये जो डी ऑर्बिटल होंगे, डी ऑर्बिटल होंगे वो हमारे थोड़े ज्यादा मतलब इनकी जो एनर्जी होगी, मेटल कैटायन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी कि एनर्जी ऑफ ए मेटल कैटायन इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ ए लीजन इलेक्ट्रॉन, जो लीजन के इलेक्ट्रॉन होंगे जो मेटल कैटायन के इलेक्ट्रॉन होंगे इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, दोनों की ही एनर्जी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। इसे रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से यहाँ पे जो हमारे मेटल कैटायन के इलेक्ट्रॉन होंगे लीजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन दोनों की ही एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको, ये हमारे पास है डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल है और ये जो डी ऑर्बिटल है प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, ये हमने फ्री स्टेट में लिया है। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे डी ऑर्बिटल है, कितने हैं, 5 ऑर्बिटल है, 5 डी ऑर्बिटल है, ये के सारे क्या होंगे, डी जनरेट होंगे यानी कि सेम एनर्जी के होंगे, सारे के सारे ऑर्बिटल यहाँ पे सेम एनर्जी के होंगे। All 5 d orbitals are degenerate। अब हमने बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, इनकी वजह से एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी, एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी, दोनों के ही इलेक्ट्रॉन की, मेटल कैटायन के इलेक्ट्रॉन की भी, लीजन के इलेक्ट्रॉन की भी, दोनों की एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ पे ये फ्री स्टेट में था, अब एनर्जी थोड़ी इंक्रीज होगी तो ये होगा हमारा डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये है डी ऑर्बिटल, अब इनकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, ये होगा हाइपोथेटिकल डी ऑर्बिटल। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट करवाएंगे डी ऑर्बिटल को, डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करवाएंगे तो डी ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल है यहाँ पे और स्प्लिट करके हमें देगा यहाँ से T2G और EG, T2G और EG। ये जो T2G है इसे हम कहेंगे ट्रिपलेट, ट्रिपली डीजनरेट,
T2G होगा ट्रिपली डिजेनरेट एंड EG होगा डबली डिजेनरेट। ट्रिपलेट डिजेनरेट का मतलब होगा यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं और इन तीनों ही ऑर्बिटल के, डिजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी, डिजेनरेट का मतलब होगा सेम एनर्जी, ट्रिपली यानी कि 3, तो यहाँ पे जो तीनों ऑर्बिटल हैं इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, डबली यानी कि 2, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल होंगे और दोनों की ही एनर्जी इक्वल होगी। क्लियर है? तो इसलिए इसे हम कहेंगे डबली डिजेनरेट एंड T2G को हम कहेंगे ट्रिपली डिजेनरेट। तो इसे हमने स्प्लिट किया है तो हमें मिले हैं ये। अब ये स्प्लिट करके हमें T2G नीचे और EG ऊपर क्यों मिला? ठीक है, अब इसकी एनर्जी कम, T2G की एनर्जी कम और EG की एनर्जी हमें ज्यादा क्यों मिली वो देखो। ये हमारे पास मेटल कैटायन है, मेटल कैटायन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की हम बात करें हैं, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ये हमारे पास है मॉलिक्यूल है, कोई कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे देखो एक्सिस हम बनाएंगे, मेटल है ये हमारे पास, जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो ये तो होगा हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये होगा जेड एक्सिस, ये होंगे तीनों एक्सिस। अब हम बात करें डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। यदि हम इनकी बात करें इनको हम कैसे लिखते हैं? ये होगा, ये एक्स और वाई है, वाई और जेड होगा तो ये होगा, और जेड एक्स होगा तो ये होगा, यही होंगे डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। तो यहाँ पे जो ये लोब होंगे ये एक्सिस में ना होके इन एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करें डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल के लोब प्रेजेंट होंगे वो होंगे एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे तो ये होगा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर हमारा मिलके बना होगा डी जेड स्क्वेयर होगा डी एक्स जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस डी जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा डी टू जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये होगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये हमारे पास होगी जेड, तो ये होगा डी जेड स्क्वेयर। अब हम बात करें माइनस एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, तो ये होंगे हमारे पास है इस टाइप से। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये होगा डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल। क्लियर? तो ये हमारी एक्सिस के ऊपर होंगी, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये भी एक्सिस पे होंगे और ये भी हमारी एक्सिस पे होंगी। ये जो हमारी एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर है इनको हम रिंग की फॉर्म में दिखा देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है? पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे ऐड होके हमें ये एक्सिस पे ये लोब मिलेंगे और ये रिंग मिलेगी हमारी नेगेटिव वाली। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हमें बात ये करनी है कि जो ट्रिपली डिजेनरेट हैं उनकी एनर्जी कम है और डबली डिजेनरेट है उनकी एनर्जी ज्यादा है, क्यों? देखो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे कौन से होंगे? ये जो एक्सिस होंगे, एक्सिस इन पे होगी डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और इधर जेड है हमारे पास, जेड पे होंगी हमारे पास है डी जेड स्क्वेयर, यही होंगी। तो इन एक्सिस के बीच में ये हमारे पास एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस। तो इनके बीच में जो लोब प्रेजेंट होंगे, इनके बीच में जो ये लोब प्रेजेंट होंगे ये होंगे एक्स और वाई के बीच में डी एक्स वाई, वाई और जेड के बीच में जो यहाँ पे लोब बनेगा वो होंगे डी वाई जेड, यही होंगे। यदि हम बात करें कि डी ऑर्बिटल जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है उसमें मेटल से सारे के सारे लीजन सेम डिस्टेंस पे होंगे, मेटल से सारे के सारे लीजन सेम डिस्टेंस पे होंगे और ये सारे के सारे जो लीजन है हमारे वो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। यदि यहाँ पे इन दोनों एक्सिस के बीच में हो, ठीक है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल हम ले लें यहाँ पे,
तो यहाँ पे इनके जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी थोड़ी कम। इनमें जो एनर्जी होगी dx की वो एनर्जी कम होगी यहाँ पे, और यहाँ पे dx² माइनस वाई स्क्वेयर जो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, dx² माइनस वाई स्क्वेयर और dz², जो एक्सिस पे प्रेजेंट है वहां पे रिपल्शन इंक्रीज होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, इनसे दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो कहाँ गए, ऊपर गए, इनकी एनर्जी हो जाएगी ज्यादा। ले रहे यहाँ तक है। तो ये हमारे पास है dxy dyz dzx, ये होंगे dx² माइनस वाई स्क्वेयर dz², और इनके जो सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे वो होगी बेरी सेंटर। जो हमारे ट्रिपली डिजनरेट और डबली डिजनरेट इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इनमें जो बीच का जो एनर्जी गैप होगा, उस एनर्जी गैप को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल से, या फिर डी क्यू। ये क्या होगी हमारे पास है, एनर्जी गैप होगा डबली डिजनरेट और ट्रिपली डिजनरेट के बीच में, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है डेल से। यदि ऑक्टाहेड्रल का ही है तो डेल नोट हो जाएगा, यानी कि ऑक्टाहेड्रल में तो रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी गैप को डेल नोट से, और टेट्राहेड्रल में डेल टी से। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होगी ये होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ले यहां तक सबको। तो इसीलिए इनकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सिस होंगे एक्स वाई जेड, तो हमारे जो लीजन प्रेजेंट होंगे मेटल के साथ, देखो यदि हम फ्री स्टेट की बात करते हैं तो मेटल से सारे के सारे लीजन सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे, कोई ज्यादा कम नहीं होगा, सेम डिस्टेंस पे सारे के सारे लीजन प्रेजेंट होंगे। बट यहाँ पे जो लीजन प्रेजेंट है वो है एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्स वाई और जेड, यानी कि dx² माइनस वाई स्क्वेयर और dz², उन वाले ऑर्बिटल्स का यहाँ पे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो dx² माइनस वाई स्क्वेयर और dz² है जो एक्सिस के ऊपर है, इनका मेटल के साथ जैसे जैसे पास आते जाएंगे इनका क्या हो जाएगा, रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। जो इन एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है ऑर्बिटल, उनके कंपैरिजन में इनका रिपल्शन ज्यादा, इनके साथ रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से डबली डिजनरेट वाले ऑर्बिटल होंगे वो चले जाएंगे हमारे बेरी सेंटर से ऊपर, और जो ट्रिपली डिजनरेट वाले ऑर्बिटल होंगे वो होंगे बेरी सेंटर से नीचे, बिलो द बेरी सेंटर। ले रहे यहां तक सबको। अब हम बात करेंगे, अभी हमने बात की है डी ऑर्बिटल की, सॉरी ऑक्टाहेड्रल की। अब हम बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ, अच्छा उससे पहले एक बार जो स्ट्रॉन्ग लीजन और वीक लीजन है उनके बारे में बात कर ले, उसके बाद हम टेट्राहेड्रल पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ डेल। डेल का हम फैक्टर अफेक्टिंग देखो कौन कौन से होंगे वो फैक्टर से जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो वो होगा नेचर ऑफ ए लीजन। तो सबसे पहला होगा नेचर ऑफ ए लीजन, सेकंड होगा नेचर ऑफ ए मेटल, एंड थर्ड होगा नंबर ऑफ लीजन्स, नंबर ऑफ ए लीजन्स। तो एक एक करके इनको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ ए लीजन की। वैलेंस बॉन्ड थियरी है, वैलेंस बॉन्ड थियरी लीजन हमारे स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, बट CFT हमारी एक्सप्लेन कर देगी। ये हमें कैसे बताएगी, जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको बताएगा हमारा लीजन। कैसे बताएगा, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देगा और उसको इस टाइप से अरेंज कर रखा है। क्या करेंगे कि वीक लीजन से स्ट्रॉन्ग लीजन के साइड, वीक से स्ट्रॉन्ग लीजन के साइड हमारे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको अरेंज कर रखा है, यानी कि सारे के सारे लीजन है जितने भी हमारे पास है उनको इस सीरीज में अरेंज किया है वीक से स्ट्रॉन्ग की साइड। और स्ट्रॉन्ग का काम होता है पेयरिंग करवाना, वीक का काम होता है पेयरिंग नहीं करवाना। क्लियर है। तो यदि हमें पता चल जाए कि ये लीजन हमारे स्ट्रॉन्ग है ये हमारे वीक है तो हम क्या करवा देंगे, हमें पता चल जाएगा कि पेयरिंग करवाएंगे या फिर पेयरिंग
नहीं करवाएंगे। तो वो सीरीज क्या है, वो सीरीज हम देख लेते हैं। आयोडीन, ब्रोमीन H2 नेगेटिव, क्लोरीन HCN नेगेटिव, फ्लोरीन H2O3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, ONO नेगेटिव, OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, H2O, NCS नेगेटिव। यहाँ पे S बॉन्डेड हो गए, ये होगा S बॉन्डेड। और यहाँ पे जो ONO नेगेटिव है वो होगा ऑक्सीजन बॉन्डेड। यानी कि जो लीजेंड होगा वो किसी मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पे सल्फर के साथ बॉन्डिंग करेगा। नेक्स्ट होगा ग्लाइसनेटो, नेक्स्ट होगा EDTA4 नेगेटिव, यानी कि हेक्साडेंटेड है, लास्ट क्लास में हमने ये बताया था। नेक्स्ट होगा NH3 होगा हमारा अमीन पिरिडीन, इथाइलिन डायमीन SO3 2 नेगेटिव, पिरिडीन तो हो गया हमारे पास है, PHEN NO2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, C6H5 नेगेटिव, R3P CN नेगेटिव, NO पॉजिटिव। तो ये हमारी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, लीजेंड की। तो यहाँ ये हमारे होंगे, यदि इधर हम जा रहे हैं तो ये होंगे हमारे पास वीक लीजेंड, और यदि हम इधर जा रहे हैं तो ये होंगे हमारे पास है स्ट्रॉन्ग लीजेंड। यदि हम बात करें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीजेंड कौन सा होगा, वो होगा NO+, यानी कि एक कैटायनिक लीजेंड है, नाइट्रोस्टोनियम लीजेंड जो होगा स्ट्रॉन्ग लीजेंड। और सबसे वीक लीजेंड की हम बात करें तो वो होगा आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड। ये दोनों कैसे हमारे मोनोडेंटेड लीजेंड होंगे। तो ये हमारे वीक लीजेंड है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग लीजेंड है। अब हम बात करें कि वीक और स्ट्रॉन्ग लीजेंड कहाँ तक हैं, ठीक है, कहाँ तक वो लीजेंड होंगे जो वीक तक काउंट होंगे, और कौन से वो होंगे जो स्ट्रॉन्ग लीजेंड में इन्वॉल्व होंगे। तो कहाँ तक हम बात करें, अमोनिया। यदि हम बात करें यहाँ तक वाटर तक, ठीक है, वाटर से इस साइड वाले होंगे वो होंगे हमारे पास वीक लीजेंड। वो वाटर से हमारे पहले के जितने भी लीजेंड है वो वीक है, और वाटर से इधर वाले सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लीजेंड में काउंट होंगे। यानी कि वाटर के बाद ये जितने भी हमारे पास लीजेंड है ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड होंगे और ये पेयरिंग करवाएंगे वाटर से पहले। और वाटर भी हमारा वीक होगा, वाटर वीक लीजेंड होगा, ठीक है। वाटर से पहले जितने भी हमारे पास लीजेंड है वो सारे के सारे वीक लीजेंड होंगे। यदि ये वाले लीजेंड हमारे पास कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है वो पेयरिंग नहीं करवाएंगे। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। ये हमने बात की है नेचर ऑफ लीजेंड की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास होगा नेचर ऑफ ए मेटल कैटायन। तो सबसे पहले जो कंडीशन होगी वो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो हमारी डेल यानी कि CFSE क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी भी इंक्रीज होगी। यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी भी इंक्रीज होगी।
सेकंड होगा यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो ये हमारे पास है। यदि हम बात करें ग्रुप की 3D 4D 5D यही होते हैं। यदि हम टॉप टू बॉटम जाएं तो एन हमारा क्या हो रहा है, एन हमारा इंक्रीज हो रहा है, 3 4 5 ये एन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये, तो एन हमारा इंक्रीज होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी इंक्रीज होगी। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए तो ये हमारी डिक्रीज होगी, क्यों होगी वो भी देख लो। मान लीजिए हमारे पास है एक तो है कॉम्प्लेक्स जहां पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D7 और एक हमारे पास है 3D8 का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। अब हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। अब किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उतनी ज्यादा रिपल्शन, यानी कि यहाँ पे रिपल्शन इंक्रीज होगा। अब रिपल्शन ज्यादा हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एनर्जी स्टेबिलिटी, अरे यार रिपल्शन इंक्रीज होगा। बात करें एनर्जी की, रिपल्शन इंक्रीज होगा तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, रिपल्शन की वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने बात की है नेचर ऑफ मेटल की। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ लीजन की। तीसरा पॉइंट यही था हमारा फैक्टर में, नंबर ऑफ लीजन्स। अब नंबर ऑफ लीजन्स को चेक करने से पहले हमें सबसे पहले देखना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स हमें गिवन हो उसमें हमें देखना है जितने भी कॉम्प्लेक्स है उन सब में मेटल सेम होनी चाहिए, सब में लीजन भी सेम होना चाहिए और उन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, मेटल सेम होने चाहिए, लीजन सेम होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ लीजन डिफरेंट हो सकते हैं। या मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ लीजन की। सेम मेटल, सेम लीजन, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ लीजन की। तो वहां पे डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल नोट, इस फॉर्मूला का हम वहां पे यूज करेंगे। यदि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, बट कंडीशन ये है, ये कंडीशन होगी तब हम इसको सोल्व कर पाएंगे, इस फॉर्मूला का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज इस फॉर्मूला का हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे नंबर ऑफ लीजन डिफरेंट हो सकते हैं बट मेटल सेम, लीजन सेम और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ लीजन डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमने बात की है फैक्टर्स की, हमारे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में। अब हम बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ ए डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे एक बात देखो, ऑक्टाहेड्रल में हमने बता दी लीजन बात, वो भी ये भी मतलब यहाँ पे भी वही है कि जो हमारे लीजन है वो तो वही लीजन रहेंगे, वो वीक हैं वो स्ट्रॉन्ग है, कहाँ तक वीक हमने लिए हैं कहाँ तक स्ट्रॉन्ग है, तो वो सारी बातें यहाँ तक है। ठीक है, अब वहाँ पे हमने कहा था ऑक्टाहेड्रल में कि लो स्पिन और हाई स्पिन। ठीक है, एक बार देख लो फिर से, लो स्पिन, स्ट्रॉन्ग लीजन एंड वीक लीजन। एक हमारे पास था स्ट्रॉन्ग, हम ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे एक बार फिर से, टेट्रा पे फिर बाद में आएंगे। स्ट्रॉन्ग एंड वीक लीजन, जो स्ट्रॉन्ग लीजन होंगे उनको ही हम कहेंगे लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जो वीक लीजन होंगे उनको हम कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इतना क्लियर हुआ?
जो स्ट्रॉन्ग लीजन होंगे उनको हम कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीक को हम कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और स्ट्रॉन्ग लीजन का काम होगा पेयरिंग करवाना, और वीक होगा वो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? अब यहां पे देखो, ये तो ठीक है, यहां तक तो आप कर दोगे, कोई डाउट नहीं है। इसमें कुछ पॉइंट है। फर्स्ट ये है कि जितने भी हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई मेटल है जिसके पास ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, ठीक है, मेटल है, मेटल के पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो या तो +4 है या फिर हायर देन +4, या तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है या फिर +4 से भी ज्यादा है। तो वहां पे कोई भी लीजन हो, कोई भी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे यहाँ पे लो स्पिन की तरह बिहेव शो करेंगे, यानी कि पेयरिंग करवाएंगे, वो होंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? यदि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई मेटल है, उस मेटल पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है या फिर उससे ज्यादा है, तो वहां पे कोई भी लीजन हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ देखना उनका ऑक्सीडेशन स्टेट और हमें डायरेक्टली वहां पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना देना है। लो स्पिन यानी कि वहां पे स्ट्रॉन्ग लीजन मानेंगे हम सारे लीजन को और वो करवाएंगे पेयरिंग। क्लियर है ये वाला पॉइंट? सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है वही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें हैं। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे पास मेटल है वो या तो 4D सीरीज की है या फिर 5D सीरीज की है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही मेटल होगी वो या तो 4D या फिर 5D सीरीज की है, तो वहां पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग लीजन हो वीक लीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी कॉम्प्लेक्स हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि पेयरिंग होगी, ये होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। दोनों पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? थर्ड कंडीशन ये है कि हमारे पास है यहाँ पे डाई पॉजिटिव 3D सीरीज एलिमेंट। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ही बात करें अभी भी हम, 3D सीरीज एलिमेंट्स। यदि डाई पॉजिटिव है, डाई पॉजिटिव यानी कि कोई मेटल है, मेटल के ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है, और हम बात करें 3D सीरीज की, 4D की तो हमने बता दी, 4D 5D की हमने बता दी, कोई भी हो चाहे वो सारे के सारे यहाँ पे पेयरिंग करवा देंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे। अब हम बात करें 3D सीरीज की। 3D सीरीज में हमारे पास यदि +2 है तो वहां पे एक बार वापस चलो इस पर, यहाँ पे हमने क्या बताया था, वाटर के पहले वाले सारे वीक लीजन है, ये बताया था हमने, इसके बाद वाले सारे के सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। बट हमारे पास यदि डाई पॉजिटिव 3D सीरीज एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाहेड्रल में, तो वहां पे अमोनिया तक हमारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देंगे, यहां तक अमोनिया भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा, ठीक है। डाई पॉजिटिव 3D सीरीज एलिमेंट है यदि, तो वहां पे अमोनिया तक जितने एलिमेंट जो लीजन होंगे हमारे सारे ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देंगे, यानी कि ये पेयरिंग नहीं करवाएंगे। क्लियर यहां तक सबको? ये था हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ हमारे पास है कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ये जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये मोस्टली जितने भी लीजन है सारे के सारे ये हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देंगे, एक्सेप्ट सिर्फ किनको छोड़ के, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2 नेगेटिव, HCN नेगेटिव, N3 नेगेटिव। इन लीजन को छोड़ के बाकी जितने भी लीजन होंगे उन सभी के साथ ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब हम जाएंगे हमारे टेट्राहेड्रल पे। टेट्राहेड्रल पे चाहे स्ट्रॉन्ग हो और चाहे वीक लीजन हो,
कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग वीक कोई भी हो, यहाँ पे सारे के सारे ही स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, सारे के सारे यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देंगे। टेट्राहेड्रल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, हमें देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है। ये CFT ने बताया है, VBT ने नहीं बताया था ये, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीजन हो, वीक लीजन हो, कोई भी लीजन हो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो सारे के सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दे देंगे, यानी कि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर यहाँ पे सबको, ठीक है। तो ये थी हमारी टेट्राहेड्रल की। अब यहाँ पे ये हमारे पास d ऑर्बिटल है, वही ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट है d ऑर्बिटल। चलो नेक्स्ट पेज में बताते हैं। ये हमारे पास d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है, 3d 4d कोई भी हो जाए, d ऑर्बिटल है, ये होंगे फ्री स्टेट में। हम बात करें यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, क्लियर। वही मेटल होंगे, लीजन होंगे, दोनों जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी उनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जितना वहां पे अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था, मेटल इलेक्ट्रॉन और हमारे लीजन इलेक्ट्रॉन दोनों की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हुई तो हमारे ऑर्बिटल यहाँ पे चले गए। अब ये हमारे पास है हाइपोथेटिकल d ऑर्बिटल होंगे। अब यहाँ पे हम इन्हें स्प्लिट करवाएंगे, यहाँ पे हम स्प्लिट करवाएंगे तो हमें d ऑर्बिटल मिलेंगे कुछ इस टाइप से, ये होगा E और ये होगा T2। क्लियर है, ये E है और वो क्या है T2। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे डबली जोड़, अच्छा यहाँ पे E G और T2G क्यों नहीं लगाया, G का मतलब होगा जीरेड, G का मतलब होता है जीरेड, यहाँ पे कोई जीरेड वगैरह नहीं लगेगा टेट्राहेड्रल में, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में इसका यूज करते हैं हम। अब यहाँ पे E हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारे पास है, सॉरी इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम। यहाँ पे मेटल और जो लीजन है, मेटल तो यहाँ पे प्रेजेंट होगी सेंटर में, मेटल प्रेजेंट होंगी सेंटर में, तो ये हमारा सेंटर है, मेटल कैटायन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब बात करें लीजन की, लीजन होगा अल्टरनेट कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, लीजन हमारे अल्टरनेट जो कॉर्नर होंगे वहां प्रेजेंट होंगे। कितने लीजन होंगे, 4, 1 2 3 एंड 4 ये होंगे, ठीक है। अल्टरनेट कॉर्नर पर हमारे लीजन प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करेंगे एक्सिस की, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में एक्सिस देखे थे ना, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे जो एक्सिस होंगी वो होंगी इन बिटवीन दी फेस, जो ये फेस होगा ये हमारे पास है फेस, और इस फेस के बिल्कुल सेंटर में यहाँ से जाएगी हमारी एक्सिस, ठीक है। इधर से जाएगी फिर ये वाली एक्सिस, और इधर से जाएगी हमारी ये वाली एक्सिस, तो ये होंगी एक्सिस। अब यहाँ पे क्या एक्सिस पे, यहाँ पे ये हमारे कहाँ है, ये है लीजन, क्या ये एक्सिस के ऊपर है, बिल्कुल नहीं। क्या ये वाला एक्सिस पे है, ये वाला, बिल्कुल नहीं। क्या ये एक्सिस के ऊपर है, बिल्कुल नहीं। क्या ये एक्सिस पे है, बिल्कुल नहीं। तब की बारी एक्सिस पे ना होके एक्सिस के कहाँ पे है, बीच में, एक्सिस के क्या है बीच में, और बीच में कौन से थे, dxy, dyz और dzx। अब की बार जो dxy, dyz, dzx ये वाले जो ऑर्बिटल होंगे d के, इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, इनका मेटल कैटायन के साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा, इसीलिए ये जाएंगे यहाँ पे, और ये वही ये बेरी सेंटर होगा, ठीक है। ये जो एनर्जी होगी इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल से, जो टेट्राहेड्रल है तो इसे हम डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। बेरी सेंटर के नीचे यानी कि इसके बिलो द बेरी सेंटर है वो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, जब हम CFSE कैलकुलेट करेंगे तो माइनस है 0.4 और यहाँ पे होगा प्लस 0.6। ऑक्टाहेड्रल में इसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा,
यहाँ पे होगी प्लस 0.4 और ये होगी माइनस 0.6। ठीक है, ये थी हमारी जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। क्लियर यहां तक सबको? अब यहाँ पे जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे, हम टेट्राहेड्रल बता दें, ऑक्टाहेड्रल में खुद कैलकुलेट कर लेना। वैसे तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब सेम मेटल, सेम रीजन एंड सेम ऑक्सीडेशन नंबर हो तो हम करेंगे 4/9 डेल नोट से, इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज हम मान लीजिए हमें गिवन है D2 गिवन है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने। हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करवा दिए ई में। तब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 0.4 प्लस, यहाँ पे क्या है 0 है, ये तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी हमारे पास वैल्यू माइनस 0.8। यदि हम बात करें पेयरिंग एनर्जी, एक पॉइंट है ये भी, पेयरिंग एनर्जी जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से। जैसे क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है जिसे हम रिप्रेजेंट करें से डैश से, वैसे पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से। और पेयरिंग एनर्जी का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पेयर होंगे, जिन इलेक्ट्रॉन की हम पेयरिंग करवाएंगे। अब ये नहीं है कि देखो ये हमने मान लीजिए पेयरिंग करवा दी, मान लीजिए हमारे पास है D6 यानी कि डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाली जो पेयरिंग हुई है ये पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी। पेयरिंग एनर्जी वो होगी जो स्ट्रॉन्ग लीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, उस एनर्जी को हम कहेंगे पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, और यदि यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल में तो होगी नहीं, ऑक्टाहेड्रल में होगी। यदि ऑक्टाहेड्रल में पेयरिंग एनर्जी हमें लिखनी है तो ये जो जितने भी हमारी इक्वेशन है इसको सोल्व करने के बाद प्लस कर देंगे हम पेयरिंग एनर्जी को। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ तक हमने स्प्लिटिंग की बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम CFSC के बारे में थोड़ी और बात की, उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोगों को कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।